Assalamu alaikum, dear students. Today is our lecture number 6, and the topic is Gaussian quadrature formulas. The numerical integration is mainly divided into two parts. The first one where we use evenly spaced nodes, and the methods in this part are called Newton-Cotes formulas. ये वो फार्मूलाज हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल। तो उन सब में आपने देखा था कि आपके पास जो इंटरवल बनते हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है वो सेम होता है, जिसको हमने एच कहा था। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं इवनली स्पेस्ड नोड्स के अंदर। जो दूसरी हमारे पास क्लास है दैट इज चूजन नोड्स, यानी इसके अंदर हम नोड्स चूज कर लेते हैं और उनको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, so the method will be for these nodes is Gaussian quadrature formulas. First of all, I want to tell you that what is nodes. Nodes are the points where the function is evaluated. आपके x की वो वैल्यूज x0, x1, x2 जहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, लाइक y1, y0, y1, y2, y3. So mainly there are two parts of numerical integration. First part is already done. इसके तमाम फार्मूले हम कर चुके हैं, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है। ठीक है, दैट इज गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। चूजन नोड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जब आप नोड्स चूज कर लेते हैं, मेथड के लिए फिक्स कर देते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें तो देखें ना, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नए इंटरवल बनाते हैं तो आपके पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस मेथड के अंदर चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो आप एक दफ़ा मेथड के अंदर पॉइंट्स चूज कर लेंगे मेथड की डेरिवेशन में, वही पॉइंट आप आगे यूज करेंगे। सो नाउ वी विल लर्न फर्स्ट हाउ टू डेरिवेट दिस फार्मूला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। So what is Gaussian quadrature formula? We are talking about Gaussian quadrature formula. First of all, we will learn about the procedure. In this method, we adopt the general form of a Gaussian quadrature formula is integral -1 to 1 f of x dx is approximately equal to sigma from I varies from 1 to n ci f of xi, where ci and xi depends upon the choice of n. What is n? n is the number of nodes. आप कितने पॉइंट्स यूज कर रहे हैं मेथड को यूज सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो जितने पॉइंट्स होंगे वो बेसिकली n होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सी आई एफ एक्स आई हैं ये डिपेंड करेंगे n के ऊपर कि n आपका क्या है। और जो इस मेथड का जो बेस है, जो इसकी सबसे बेस्ट जो इसका जो है वो पॉइंट है, वो ये है कि दिस इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2n-1। एक्चुअली as we have studied trapezoidal rule that give exact answer for polynomial of degree 1. Simpson 1/3 rule give exact answer for polynomial of degree 2. Simpson 3/8 give exact answer for polynomial of degree 3. Boole's rule give exact answer for polynomial of degree 4. And Wedel rule give exact answer for a polynomial of degree 5. So in this method, we are saying that this method is exact for polynomial of degree 2n-1. It means that this method can be give exact answer
for higher degree polynomials, okay, when n is, for example, n is 4, so this method will give you exact answer for 2 into 4 minus 1, 7 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन n, आप n बड़ा करते जाएं तो इस मेथड के थ्रू आपको एग्जैक्ट आंसर मिलते जाएंगे उसी डिग्री पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल n आप ले लेते हैं 10, तो 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 1 19। तो ये मेथड आपको 19 डिग्री पॉलिनोमियल का भी एग्जैक्ट आंसर दे देगा। तो ये चीज़ हमारे पहले मेथड्स के अंदर नहीं थी, वो लो डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए वर्क करते थे लेकिन हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए वर्क नहीं करते थे। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो आपके हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन n कि आप n क्या चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, -1 to 1 integral f of x dx, we have expanded the sigma. It means that it is equal to c1 f of x1 plus c2 f of x2 plus c3 f of x3 and so on. The last term will be cn f of xn. So first we consider n equal to 1, as we have previously talked about that the integration based upon n. What are you taking the value of n? So first we take the value of n is equal to 1. So your equation on the previous slide, see here, when n is 1, it means there is only one point and that will be x1. So there will be only one term in your right hand side. Okay, when n will be 2, there will be 2 terms. When n is 3, there will be 3 terms. So on the next slide, for n equal to 1, your integral will become equal to c1 f of x1. Okay, it means we have to find only two values, c1 and x1, to complete the integration. So our next target is to find c1 and x1. So if n is 1, so this method will be exact, will give exact answer for the polynomial of degree 2 into 1 minus 1, because the general formula for the degree is 2n minus 1. So when n is 1, so the polynomial of degree will be of 1. So next we have to find c1 and x1. So when we are talking about n is equal to 1, it means that we have a polynomial of degree 1. So there are two terms, polynomial of degree 1. It means that we can take x power 0 and x power 1. Okay, यानी ये आपके polynomial of degree 1 तक आपको exact answer देगा. It means कि polynomial of degree 0, जिसको हम constant भी कहते हैं, x power 0, और polynomial of degree 1 जो है ना, वो इन दोनों के लिए आपको exact answer देगा. तो एट दिस स्टेप आप क्या करेंगे, जब आप कह रहे हैं कि n हमारा 1 है, तो एक तो आप यहाँ पर x नॉट फंक्शन की जगह पे आपका यानी फंक्शन क्या बन जाएगा, x पावर 0, ठीक है, एक दफ़ा हम ये वाला पुट करेंगे फंक्शन की जगह पे, और फिर दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन की जगह पे f ऑफ x1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, उसके अंदर जो वेरिएबल पड़ा होगा उसकी पावर 1. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल x1 है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे x1 पावर 0, और फिर नेक्स्ट के लिए हम पुट करेंगे x1 पावर 1. लुक एट हियर, सो बाय पुटिंग x पावर 0 इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ सी व्हाट हैपेंस. लेफ्ट हैंड साइड -1 to 1 f of x dx. तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना चाह रहे हैं, x नॉट. f ऑफ x की जगह आपका क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा. ये देखें, x नॉट का मतलब क्या है, और सॉरी x पावर 0 का मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू 1. सो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 1, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लें, अपनी लिमिट वगैरह लगाएं, इंटीग्रेशन करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.
ठीक है। तो जब आप n1 ले रहे हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक आप शुरू से यानी आप स्टार्ट करेंगे हमेशा x पावर 0 से, और मैक्सिमम आप वहां तक जाएंगे जहां जहां तक आप कह रहे हैं कि आपकी हायर डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम कह रहे हैं हमारी हायर डिग्री 1 होगी, जिसके लिए आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो इस वजह से हम जो है वो 0 और 1 को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी हायर डिग्री 3 होगी तो x0, x1, x2, x3 ये तीन आपके पास पुटिंग होगी। तो जब n1 है तो इट मींस आपके पास दो ऑप्शन है, एक x पावर 0, एक x पावर 1। तो पहले हमने x पावर 0 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, अब देखें यही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली है। अब आप राइट हैंड साइड पे देखें, C1 है f ऑफ x1। अब f ऑफ x1 की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x1 पावर 0, क्योंकि वहां पर सिंपल x था तो हमने x का पावर 0 पुट किया। अब जिस तरह का x होगा उसी तरह उसकी पावर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x1 है तो ये बनेगा x1 पावर 0। ठीक है, तो x1 पावर 0 भी क्या होती है, 1 ही होगी। तो पूरे फंक्शन f ऑफ x1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा x1 पावर 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो C1 आपका वैसे ही कोफिशिएंट है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x1 पावर 0 के साथ। सो यू विल गेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C1। What was the left hand side? Left hand side was 2 and the right hand side is equal to C1 into 1. It means K it is equal to C1. So when we compare, because these two, this is the equation and left hand side and right hand side must be equal. So from this point, left hand side and right hand side, you will get value of C1. C1 will be equal to C2 because left hand side will be equal to right hand side. So from here, from left hand side and right hand side, you will get the value of C1 and C1 will be equal to 2. Okay, तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमने C1 निकालना है, एक हमने x1 निकालना है। ठीक है, तो आपने कहा कि हम दो वैल्यू जो है ना यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे, x पावर 0 और x पावर 1। पहले हमने x पावर 0 पुट किया, उससे हमें c का आंसर सॉरी ये C1 होना चाहिए, हमें C1 का आंसर मिल गया। अब हम x को 1 पुट करेंगे और सेम यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, ये देखें, नाउ पुटिंग x1 इन इक्वेशन नंबर 1, x पावर 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें, -1 to 1 f of x dx। तो फंक्शन की जगह पे पुट हो गया x, फिर इसकी इंटीग्रेशन की x स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, इसमें लिमिट अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 0। अब इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड क्या थी, C1 f of x1। So it will be equal to C1 into x1 because we are talking about that we are putting a function is equal to x power 1. So f of x1 will be equal to x1 power 1. Okay, so from here you will get C1 x1, but you have already found the value of C1 and that was 2. So this will be equal to 2 times x1. So at this step left hand side equal to right hand side जब आप करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, 2x1 किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। तो वहां से x1 किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। ठीक है, तो ये देखें आपने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं। पहले आपने C1 फाइंड किया, ठीक है, फिर आपने आपने x1 फाइंड कर लिया। ठीक है, प्रोसीजर आपने क्या अडॉप्ट किया कि जब आपका n1 होता है तो आपका जो मेथड है वो आपको एग्जैक्ट आंसर देता है ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के लिए। तो हमने कहा कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के लिए वो एग्जैक्ट आंसर देगा तो हम उसको कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 के लिए, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है इट मींस कि अंडरस्टूड है कि उससे पिछला पॉलिनोमियल जो है उसका आंसर भी एग्जैक्ट ही होगा।
तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि आप x की पावर 0 लेंगे फिर x की पावर 1 लेंगे, जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, तो यही तरीका हम आगे भी यूज करेंगे। अब देखें दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं, C1 एंड x1। सो you will put these two values. Now the formula is for n equal to 1, which we can directly write it as -1 to 1 f of x dx. Now it was equal to C1 f of x1. So now it becomes C1 आपके पास क्या आया है 2 और x1 आपके पास क्या आया है 0। सो आपका फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स f of 0। ओके, तो n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर आ गया 2 टाइम्स f ऑफ 0। तो ये आपका एक तरह से जनरल फार्मूला आ गया। जब आपको n1 दिया गया हो और आपने गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला लगाना हो तो आप सिंपली लिखें फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यही काम हम सारा रिपीट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2। Look at here. For n is equal to 2, the integral will become C1 f of x1 plus C2 f of x2. N equal to 2 mean we have 2 points x1, x2. So our expansion will be C1 f of x1 plus C2 f of x2. It means there are 4 unknowns: C1, x1, C2, x2. So when n is equal to 2, the method is exact for up to degree 2 into 2 minus 1, that is equal to 3. It means that your method will give exact answer for a polynomial up to degree 3. So it means that it will give exact answer for a polynomial of degree 0, polynomial of degree 1, polynomial of degree 2 and polynomial of degree 3. So here we derive the formula for n equal to 2. What are the things you will put? The things are x power 0, x power 1, x power 2 and x power 3 at the place of function. तो आप क्या करेंगे, जहां पहले x पावर 0 पुट करेंगे फंक्शन की जगह पे, जैसे हमने पीछे किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट किया, फिर राइट साइड में भी पुट किया। फिर आप x पावर 1 पुट करेंगे, वो भी दोनों साइड पे पुट करेंगे। x पावर 2 पुट करेंगे, वो भी दोनों साइड पे पुट करेंगे। x पावर 3 पुट करेंगे, वो भी दोनों साइड पे पुट करेंगे। तो यू विल गेट 4 इक्वेशंस। ओके, जब आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी तो पीछे आपके जो अननोन्स हैं वो भी 4 हैं, C1 x1 C2 x2। तो आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है, यूनिक वैल्यू, वो निकाल सकते हैं। सो बाय पुटिंग x पावर 0 इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसमें जो है आप x पावर 0 पुट करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें। लुक एट हियर, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम -1 to 1 f of x dx. So we are putting x power 0 in the place of function. Okay, f of x will be replaced by x power 0, that is 1. Integrate it, so answer will be equal to 2. Now the same putting will be carried out in right hand side of equation number 2. Now see right hand side, C1 f of x1. f of x1 is x1 power 0, f of x2 is x2 power 0. So you will get C1 plus C2. Now compare both sides, left hand side equal to right hand side. You will get this equation, C1 plus C2 is equal to 2. Equation number 2.1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है ना एक इक्वेशन मिल गई है जिसके अंदर C1 और C2 इन्वॉल्व हैं। तो ये पहली पुटिंग जो आपने x पावर 0 पुट किया उसके थ्रू आपको ये वाली वैल्यू जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है ना वो मिली है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम x पावर 1 पुट करेंगे दोनों साइड्स के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये देखें, नाउ x पावर 1, your left hand side, this is the left hand side, it will be equal to, function is replaced by x. ओके, इसकी इंटीग्रेशन करें, क्या होगी, x² by 2, लिमिट पुट करें, आंसर क्या आ जाएगा 0।
एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। सो दोनों साइड यहाँ पर जो है ना एक ही दफा लिख दी गई हैं। पहले हम अलग अलग लिख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड अलहदा, फिर राइट साइड अलहदा। यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, एक ही दफा दोनों में, दोनों को हमने लिख लिया। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0 and right side will be c1 x1 because function is replaced by x1 plus c2 x2 because function is replaced by x2. So this is our equation number 2.2. This is the second equation, c1 x1 plus c2 x2 equal to 0. On previous slide we get the first equation, equation number 2.1, and now we get the second equation, equation number 2.2. Similarly x पावर 2 पुट करें फंक्शन के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर, तो यू विल गेट -1 to 1 f of x dx is equal to -1 to 1 x square. Function is replaced by x square. After integration you will get answer 2 by 3 and the right hand side will become c1 x1 square c2 x2 square. So equation number 2.3 is c1 x1 square plus c2 x2 square is equal to 2 by 3. So you have obtained three equations. Now you will put x power 3 in the similar fashion, first left hand side and then right hand side. So left hand side will give x cube, then after integration its answer will be equal to 0, and the right hand side function is replaced by x cube. So first we have x1 cube and then x2 cube. So from here we get this equation, c1 x1 cube plus c2 x cube is equal to 0. Now you have completed all the four substitutions, x naught, x power 0, x power 1, x power 2, x power 3, and you have seen that we have four equations and we have to find four unknowns, c1 c2 and x1 x2. So after solving these equations, you can get the values of c1, c2, x1 and x2. Okay, in these four equations 2.1 to 2.4, the four unknowns c1, c2, x1, x2 value will be as, after solving them, c1 and c2 will be equal to 1 and x1 will be equal to -1 over square root 3 and x2 is equal to 1 over square root 3. So you have completed all the unknown values. After putting these values, your final formula for n equal to will be equal to -1 to 1 f of x dx is equal to f of -1 over square root 3 plus f of 1 over square root 3. बिकॉज यहाँ पर क्या था, c1 था, c1 आपका 1 है, यहाँ पर था c2 भी आपका 1 है, इसलिए यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में दोनों में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर दोनों में 1 है। बाकी f ऑफ x1 आपका ये आया है और x2 आपका ये आया है। तो ये आपके जनरल फार्मूला बन गया है। जब आपको n इज इक्वल टू 2 दिया गया होगा तो फिर आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अभी हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये जो फार्मूला हमारे पास बना है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, एक तो आपने ये जो है वो याद करना होगा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके माइंड में हो। इसी तरह हम n इक्वल टू 3 के लिए जो फार्मूला है वो भी डिराइव कर सकते हैं। सो फॉर n इज इक्वल टू 3, our equation will become -1 to 1 f of x dx is equal to c1 f of x1 plus c2 f of x2 plus c3 f of x3। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर एक n1 होगा तो एक टर्म आएगी, n2 होगा तो दो टर्म्स आ जाएंगी और n3 होगा तो आपके पास कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वही है, लेफ्ट हैंड साइड सेम वही है, लेकिन राइट हैंड साइड आपकी चेंज हो रही है हर दफा। तो जब n3 है इट मीन्स कि वी विल हैव 3 टर्म्स। तो अब यहाँ पर आपके अननोन्स कितने हैं, c1 x1, c2 x2, c3 x3। तो देयर आर 6 अननोन्स विच आर टू बी डिटरमिन्ड। तो ये 6 वो अननोन्स हैं जो हमने फाइंड करने होंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर आपने यूज करना है
जैसे आपने शुरू में कहा था कि n 1 होगा तो दिस मेथड विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर फॉर डिग्री 1। फिर आपने कहा कि व्हेन n इज इक्वल टू 2 दिस मेथड गिव यू एग्जैक्ट आंसर फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, and now your n is equal to 3, so this method will give exact answer for 2 into 3 minus 1, that is degree 5. So this method will give you exact answer for a polynomial of degree up to 5. After solving this like as we have solved above, जैसे हमने ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया है n इज इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए, आप वो सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा वो आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा 5/9 f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 प्लस 8/9 f ऑफ 0 प्लस 5/9 f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/5. It means that C1 will be 5/9, C2 will be 8/9, C3 will be 5/9, and x1 will be minus into square root 3/5, x2 will be 0, x3 will be square root 3/5. So we have skipped the steps of this derivation. ये आप खुद करेंगे, इसमें C1 C2 C3 ये कैसे निकला है कि इसके इक्वल आया है या नहीं आया, इसको आप खुद वेरीफाई करेंगे। ठीक है, x1 x2 x3 बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर आप यूज करें जो हमने प्रीवियसली n इक्वल टू 1 2 3 1 2 के लिए यूज किया है। तो बिल्कुल आप जो है ना वो आपके पास ये आंसर आना चाहिए, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 फार्मूले आ चुके हैं, एक n इक्वल टू 1 के लिए, एक n इक्वल टू 2 के लिए और एक n इक्वल टू 3 के लिए। तो जो हमारे इस कंटेंट्स में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो 2 और 3 हैं। ठीक है, हमारा जो मेथड है हमारे सिलेबस के अंदर वो गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट मीन n इक्वल टू 2 वाला आपने एक फार्मूला याद रखना है, उसको आपने अप्लाई करना होगा आगे, और एक आपने ये वाला फार्मूला जो n इक्वल टू 3 के लिए आपके पास आया है ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब इसमें देखें ना x1 x2 और x3 ये अब आपके पास आ चुके हैं, ये आपने चूज कर लिए हैं, अब ये चेंज नहीं होंगे चाहे जो भी यहाँ पर फंक्शन हो। वो आगे देखेंगे आप फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से हम इस चीज को डील करते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से जो है वो देखेंगे कि हम क्वेश्चन जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहली बात ये है कि आपको ये जो है ना तीनों फार्मूले स्पेशली आखिरी दो जो हैं फॉर n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 ये तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 5/9 है, इसका 8/9, इसका 5/9, अंदर x क्या आ रहा है वो आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व द एग्जांपल with the help of this method. The value of n will be given to you in your question, but here we will solve this question for n equal to 1, n equal to 2 and as well as n is equal to 3. But if you are given n is equal to 2 or 3, so you have to solve only for that value of n. So for example, in this example we are first solving it for n is equal to 1. So your formula is the integral is equal to 2 times f of 0. You can see from your integral from your question that the limits are same as we have studied in our derivation, -1 to 1, and the function is -1 to x square e power minus x square. Okay, this is f of x. So simply you have to put 0 at the place of x. So you can see your integral will be equal to 2 times f of 0. फंक्शन के अंदर आप 0 पुट करें, फंक्शन आपका क्या है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e पावर माइनस 0 का स्क्वायर यानी e पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1. सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 2. सो योर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2. सो ये हमने जो किया है ये हमने n इक्वल टू 1 के लिए किया है। अब हम यही काम n इक्वल टू 2 के लिए करते हैं। फॉर n इक्वल टू 2 यूजिंग फार्मूला, यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए।
तो इसमें अब आपने देखें राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये काम करना है, आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है -1 और स्क्वायर रूट 3 और +1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये दो चीजें आप फाइंड करें, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर पुट करें और यहाँ पे आप दोबारा वापस पुट कर दें। तो look at here, when we put this point in the function, that will become like this, e power -1 by 3, and when we will put this point in the function, it will become e power -1 by 3. So after adding these two terms, you will get 2e raised to the power -3. So in the form of points, the answer will be 1.433. Okay, so this is the answer of your question for n is equal to 2, and if we use n is equal to 3, then formula was 5 over 9 f of minus square root 3 over 5 plus 8 over 9 f of 0 plus 5 over 9 f of 3 over 5 square root. So here you have to find these three values by putting the points in the function. एक तो आपने ये निकालना है फंक्शन, दूसरा ये f of 0 निकालना है, तीसरा ये निकालना है। तो ये देखें, आपने जब फंक्शन के अंदर ये चीजें पुट करनी हैं तो आपका फंक्शन ये बन जाएगा, बाकी कोफिशिएंट इसी तरह आएंगे। ठीक है, जब आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो योर आंसर विल बी 1.49868। ओके, सो यहाँ पर एक चीज आप अगर गौर करें तो आपने तीनों वैल्यूज यूज की हैं, n की 1 भी लिया है, 2 भी लिया है, 3 भी लिया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सिर्फ 3 का कहा गया गाजियन फार्मूला फॉर 3 पॉइंट्स, तो इट मींस कि आपने n सिर्फ 3 लेना है और आपने सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, तो पिछले दोनों आपने नहीं करने। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा, जिस तरह आपको n दिया गया होगा, आपने उस हिसाब से जो है वो आगे स्टेप्स करने होंगे। अगर आपको n 2 दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आप n इक्वल टू 2 के लिए भी सॉल्व करें, 3 के लिए भी करें, तो फिर आपको n इक्वल टू 2 और 3 वाला जो हमने यहाँ पर काम किया वो करना होगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि हमने जो डेरिवेशन की है उसमें हमने लिमिट ली है -1 to 1, तो अगर -1 to 1 के अलावा लिमिट्स आ जाएं तो क्या हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो यही चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखी हुई है n कैन बी पर्टिकुलर और मे बी नॉट, यानी n हो सकता है आपको दिया गया हो या आप खुद से भी ले सकते हैं 1 2 3 जैसे हमने लिया है, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफाई होगा कि n इज इक्वल टू 2 और 3। अब इसमें जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि गासियन फार्मूलाज in quadrature are restricted. Restricted means that you are taking the limits -1 to 1 for every integral. It means that the limits are fixed. You cannot change the limits. In above question, the interval was between the range of -1 to 1. So, now here is a question. What if when this range -1 to 1 is not in the range, जब हमारे क्वेश्चन में ये लिमिट्स नहीं होंगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये पॉइंट है जो आपको नोटेबल है, ये हमारा जो है वो मेन पॉइंट है। इसमें आप देखें, फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के इंटीग्रल आ जाए a to b f of t dt, यानी आपकी लिमिट -1 और 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, तो फिर हम क्या ये मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? Now question arise here, can I apply Gaussian quadrature on this given integral above? क्या हम इस इंटीग्रल के ऊपर Gaussian फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? The answer to this question is yes, I can apply Gaussian quadrature also. So we have to change the variable and transform the integral. मतलब क्या है कि आप इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको पहले सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और आपको ये जो लिमिट्स हैं -1 to 1 ये बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब ये लिमिट्स बन जाएंगी फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे बनेगी वो हम आगे देखते हैं।
ये देखें, आप क्या करेंगे, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप यूज करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट्स जो है उसको कन्वर्ट करके दे देगी फ्रॉम -1 to 1। हाउ? फर्स्ट put t is equal to a, what will happen? A will be equal to b minus a x plus b plus a over 2, multiply 2 with a, this will become 2a, then this a will be subtracted here, so 2a minus a is equal to a, and then this b shifted here, a minus b हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा a minus b is equal to b minus a into x। सो आपका x क्या आएगा? बेसिकली आप x की लिमिट निकालना चाह रहे हैं ना, आप अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। पहले आपका वेरिएबल t है, अब आप नया वेरिएबल लेके आना चाहते हैं एंड दैट इज x। तो इसलिए हम जो लिमिट्स निकालना चाह रहे हैं वो x की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं। तो आप इस b माइनस ए को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो आपका x क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो आपकी लोअर लिमिट t के हिसाब से थी a, और x के लिए वो क्या आ गई है? -1। अब बिल्कुल इसी तरह से हम अपर लिमिट निकालते हैं। ये देखें, t को आप पुट करें इक्वल टू b, सो b विल बी इक्वल टू b माइनस a इंटू एक्स प्लस b प्लस a ओवर 2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get x is equal to 1। so you have transformed your limits from -1 to 1। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रल था उसकी लिमिट्स क्या थी? a टू b। अब a टू b कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है, ये आपको किसी भी तरह की लिमिट्स दी गई हो तो आपको वो लिमिट्स कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो जब हमारी लिमिट्स -1 to 1 के अलावा आएंगी तो पहले हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, वहां से आपको लिमिट्स ऑटोमेटिकली -1 to 1 मिल जाएंगी। जैसे आपने अभी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है कि ए और बी जो मर्जी हो, कुछ भी हो, आपको x1 नहीं मिलेगा, और पीछे आपने जो प्रीवियस निकाला है उसमें x इक्वल टू -1 ही मिलेगा। इसलिए आपको लिमिट्स निकालने वाला काम दोबारा बेशक आप क्वेश्चन के अंदर भी ना करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली -1 to 1 ही बनना है। अगर आप कर भी लें तभी -1 to 1 नहीं बनेगा। नाउ इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा? एक तो लिमिट आपकी चेंज होगी -1 to 1, दूसरा आपका इंटीग्रल था f of t dt। तो जब आप कह रहे हैं कि हम t को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ x, तो अब आपका वेरिएबल जो है वो t नहीं होगा बल्कि क्या होगा? x होगा, और आपकी जो इंटीग्रेशन होगी वो भी x के रिस्पेक्ट होगी। तो इस तरह से आपको अगर लिमिट्स -1 to 1 नहीं दी गई तो पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आप लिमिट भी चेंज करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो आप जबानी याद कर लें, उसमें ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली फंक्शन भी x की फॉर्म में मिल जाएगा और लिमिट्स भी -1 to 1 मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल you have the integral from 0 to 2 e power minus t square dt। now you can see here that the limits are not -1 to 1, the limits are 0 to 2। so how we will solve this question by Gaussian quadrature formula? So as we talked about the previous in previous procedure, that we will first take this transformation equation. This transformation equation will automatically give you lower and upper limits as -1 to 1. Here a is 0 and b is 2। so first you are putting here a and b। so b की जगह पे क्या आ गया? 2, a की जगह पे 0, b की जगह पे 2, a की जगह पे 0। यानी हम पॉइंट्स पहले ही इसमें पुट कर देते हैं, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपलीफाई होके आ जाएगी। ओके, यू कैन सी हियर दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज
t इज इक्वल टू x प्लस 1, इट मीन्स के इसमें a और b का अब कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ t और x आ चुके हैं। तो एक काम तो आप ये करेंगे, t की जगह आप क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1, ठीक है। दूसरा आपने dt भी चूंकि पुट करना होता है, उसको भी चेंज करना होता है। तो इसका मतलब पहले हम यहां से क्या ले लेते हैं, dt। ये देखें यहां से dt क्या लेंगे आप, क्या आएगा, इक्वल टू dx प्लस 0। तो dt आपका किसकी इक्वल आएगा, dx की इक्वल। t आपका किसकी इक्वल आ जाएगा, x प्लस 1 की इक्वल। तो फंक्शन तो आपका ट्रांसफॉर्म हो गया x के अंदर, डिफरेंशियल भी ट्रांसफॉर्म हो गया x के अंदर, लिमिट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आप चेक भी कर सकते हैं, x को 0 पुट करें, t क्या आएगा, सॉरी t को 0 पुट करें, x क्या आएगा -1, फिर t को 2 पुट करें, x क्या आ जाएगा 1। तो लिमिट्स आपकी ऑटोमेटिकली -1 to 1 ही होगी। तो आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह से बन जाएगा, गिवन इंटीग्रल विल बी इक्वल टू -1 to 1 e पावर माइनस, ओके, द लिमिट्स विल बी -1 to 1, और फंक्शन के अंदर आप पुट कर दें t की जगह पे x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और dt की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा इस तरह का, जिसकी लिमिट आपके पास -1 और 1 के अलावा हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, अपने a और b लिखें क्वेश्चन को देख के, वो a और b आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कर दें। वहां से आपके पास इस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहां से आप dt निकालें, ठीक है। लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली -1 to 1 ही होगी। तो ये देखें, अब आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में आ चुका है, विच इज सुटेबल फॉर आवर गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। अब इसके ऊपर हम n इक्वल टू 2 3 वो हम सारा काम करके इसकी जो है वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला जो आपने पीछे लगाया था। अब आपका फंक्शन ये वाला यूज होगा, ठीक है, जो न्यू आया है आपके पास। सो f of x इज e पावर माइनस x plus 1 whole square. The formula is f of -1 over square root 3 and f of 1 over square root 3. So after putting the values of variable, you will get the answer 0.9195. You can verify this answer. So this question can also be solved for n is equal to 3. You will try for n equal to 3 by yourself. Now here is the problem sheet. There are 3 questions. Please try this method for these 3 questions. In first question, you can see that your limits are 1.5 to 3. First, you will transform the limit and the function by using 2-point and 3-point Gaussian quadrature formula. यानी आप Gaussian quadrature formula लगाएं, पहले n को 2 लें, फिर n को 3 लें, तो अलग-अलग आपके पास क्या होगा, 2 आंसर आ जाएंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको n इक्वल टू 2 और 3 दोनों के लिए सॉल्व करना होगा। ये फंक्शन है, ये आपकी लिमिट्स हैं। तो जब आप लिमिट जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको वेरिएबल x दिया हुआ है, ठीक है। पीछे जो हमने किया है वहाँ पर वेरिएबल हमारा t था, वो बाद में x बन गया था। अब आपका चूंकि यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी x है, तो आप क्या करें, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये किया था, t इज इक्वल टू b माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस ए ओवर 2। तो अब वहां पर यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या था, t था, तो आपने t को इस साइड पे लिखा। अब चूंकि आगे प्रॉब्लम के अंदर आपका वेरिएबल x है, तो यहाँ पर आप x लिख लें और यहाँ पर कोई भी नया वेरिएबल लाइक t या y लिख लें, ठीक है। फिर उस हिसाब से आगे आप जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है। लिमिट आपकी -1 to 1 आ जाएगी, यहाँ पर x नहीं बल्कि कोई और वेरिएबल आ जाएगा, t या y आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर डमी वेरिएबल्स, कोई भी आ सकता है। तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो करने होंगे, ठीक है। इसको मज़ीद आप चेक करना चाहें तो ये लिंक आपको मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख लें। इस लिंक पे ये सारा प्रोसीजर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी
और इस पे ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये आप ट्राई करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।